एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन को एक घमंडी बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया। बादशाह को अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था और वह हमेशा अपने दरबारियों से यही कहलवाता था कि जहांपनाह से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं। जब मुल्ला दरबार पहुंचे तो बादशाह ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन क्या तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो? मुल्ला मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर कभी शक नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं एक परीक्षा ले सकता हूं जिससे यह साबित हो जाएगा कि आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। बादशाह को अपनी तारीफ सुनकर और मजा आ गया। उन्होंने गर्व से कहा, बिल्कुल, परीक्षा लो और साबित करो कि मैं ही सबसे बड़ा अक्लमंद हूं। मुल्ला ने दरबार के बीचों बीच एक लकड़ी का खूंटा गाड़ा और कहा, जहांपनाह, अगर आप सच में सबसे बुद्धिमान हैं तो इस खूंटे को इस जगह से हटाकर किसी और कोने में लगा दीजिए। बादशाह ने झट से अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस खूंटे को उखाड़कर वहां लगा दो। सैनिकों ने तुरंत खूंटा उखाड़ा और उसे दूसरे कोने में गाड़ दिया। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, बहुत बढ़िया। अब मेरी परीक्षा का दूसरा भाग है। अब इस खूंटे को फिर से वहीं लगाइए जहां पहले था। बादशाह ने फिर से सैनिकों को आदेश दिया, इसे वापस वहीं लगा दो। सैनिकों ने आदेश मानते हुए खूंटे को वापस पुरानी जगह लगा दिया। अब मुल्ला ठहाका मारकर हंसे और बोले, जहांपनाह, आपने खुद साबित कर दिया कि आप दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। बादशाह ने गर्व से छाती चौड़ी की और पूछा, लेकिन कैसे? मुल्ला बोले, जहांपनाह, यह काम तो कोई भी मूर्ख कर सकता था, लेकिन आपने यह काम 2 बार करवा दिया। मतलब आपने मूर्खों से भी ज्यादा मेहनत करवाई। दरबार में ठहाके गूंज उठे और बादशाह का मुंह लटक गया। वह समझ गया कि मुल्ला ने उसकी बुद्धिमानी की असली परीक्षा ले ली थी। सीख, जो सिर्फ दिखावे के लिए काम करता है वह असली बुद्धिमान नहीं होता। कहानी 2। एक दिन गांव में एक अजीब मुकदमा सामने आया। 2 आदमी राजा के दरबार में झगड़ते हुए पहुंचे। मामला इतना पेचीदा था कि राजा भी उलझन में पड़ गया और उसने घोषणा की, इस मामले को सुलझाने के लिए हमें किसी खास आदमी की जरूरत है। अब चूंकि मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, राजा ने मुल्ला को दरबार में बुलाकर कहा, आज से तुम इस मुकदमे के जज हो। फैसला तुम्हें सुनाना है। मामला क्या था? पहला आदमी बोला, जहांपनाह, मैंने इस आदमी से एक ऊंट खरीदा था। दूसरा आदमी बीच में टपक पड़ा, हाँ, लेकिन पैसे देने के लिए इसने मुझे एक सोने की मुहर दी जो नकली निकली। पहला आदमी भड़ककर बोला, नहीं, मुहर असली थी। यह आदमी झूठ बोल रहा है। राजा और दरबारी सोच में पड़ गए। नकली और असली मुहर का मामला था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, आंखें बंद की और कुछ देर तक सोचे बिना ही बोले, फैसला हो गया। सब चौंक गए। राजा ने पूछा, इतनी जल्दी? बिना कोई जांच पड़ताल किए? मुल्ला बोले, इसमें जांच की क्या जरूरत? यह बहुत सीधा मामला है। मुल्ला ने पहले आदमी की ओर इशारा किया और कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारी मुहर असली थी? वह आदमी बोला, हाँ, बिल्कुल। मुल्ला ने दूसरे आदमी की ओर देखा और कहा, और तुम कहते हो कि मुहर नकली थी? दूसरा आदमी बोला, हाँ, 1000%। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, तो फिर बात साफ है। ऊंट को बीच में काटकर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए।
एक हिस्सा खरीदने वाले को और दूसरा हिस्सा बेचने वाले को। अब तो दोनों आदमी घबरा गए। पहला आदमी जल्दी से बोला, नहीं नहीं, रहने दो, ऊंट इसका ही है। दूसरा आदमी बोला, नहीं नहीं, पैसे मुझे ही वापस चाहिए, ऊंट इसका ही रह सकता है। मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, देखा, फैसला खुद ब खुद हो गया। जिसने ऊंट खरीदा था वह ऊंट की परवाह नहीं कर रहा, और जिसने बेचा था वह पैसों की ज्यादा चिंता कर रहा है। मतलब ऊंट असली में दूसरे आदमी का ही था और मुहर वाकई नकली थी। राजा और दरबारी ठहाके लगाने लगे। मुल्ला ने ऐसा फैसला सुनाया कि सच खुद ब खुद सामने आ गया। सीख, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, बस उसे बाहर लाने के लिए सही तरकीब चाहिए। कहानी 3। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन के 3 दोस्त थे, अहमद, रहीम और सलीम। तीनों खुद को बहुत होशियार समझते थे, लेकिन असल में उनकी मूर्खता किसी से छुपी नहीं थी। एक दिन तीनों ने मुल्ला से कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन असली बुद्धिमान तो हम हैं। मुल्ला ने हंसकर कहा, अच्छा, चलो देखते हैं कि तुम कितने होशियार हो। पहली मूर्खता, गधे को भूल जाना। तीनों दोस्त एक बार शहर जा रहे थे। उनके पास एक ही गधा था, जिस पर बारी बारी से सवारी करनी थी। रास्ते में चलते चलते उन्होंने गधे को गिनना शुरू किया। अहमद ने चारों ओर देखा और बोला, अरे, हमारे पास 3 लोग हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं। कहीं हमारा तीसरा साथी खो तो नहीं गया। रहीम और सलीम घबरा गए। अरे हाँ, हमें तो 3 होना चाहिए था। तीनों परेशान होकर इधर-उधर देखने लगे, जबकि तीसरा साथी खुद उनके गधे पर बैठा था। मुल्ला यह देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे मूर्खों, गधा गिनने से पहले यह तो देखो कि एक तुम में से उस पर बैठा है। तीनों सिर खुजाने लगे और बोले, ओह, सच में, हमने गिनती में गड़बड़ कर दी। दूसरी मूर्खता, कुएं में चांद गिर गया। एक रात तीनों दोस्त टहलते हुए कुएं के पास पहुंचे। जब उन्होंने पानी में चांद का प्रतिबिंब देखा तो घबरा गए। अरे नहीं, चांद कुएं में गिर गया। अहमद चिल्लाया। रहीम बोला, हमें उसे बचाना चाहिए, नहीं तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तीनों ने एक लंबी रस्सी कुएं में डाली और चांद को बाहर खींचने की कोशिश करने लगे। मुल्ला दूर से यह नजारा देख रहे थे। मुल्ला ने पास आकर कहा, बड़े मूर्ख हो। चांद आसमान में है, यह बस उसकी परछाई है। तीनों ऊपर देखने लगे और बोले, ओह, हम फिर बेवकूफ बन गए। तीसरी मूर्खता, अपना ही घर भूल गए। एक दिन तीनों दोस्त जंगल से वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे गांव पहुंचे, सलीम रुक गया और घबराकर बोला, अरे, हम तो अपना ही घर भूल गए। रहीम बोला, हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा घर कौन सा है। तीनों परेशान हो गए और इधर-उधर देखने लगे। आखिर में वे मुल्ला के पास गए और मदद मांगी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अपना सिर छूकर देखो, अगर टोपी पहनी है तो समझो कि तुम अपने ही घर में हो। तीनों ने अपना सिर छुआ और खुशी से चिल्लाए, अरे वाह, हमें अपना घर मिल गया। मुल्ला का पाठ। तीनों दोस्तों की मूर्खता देख मुल्ला ने कहा, दोस्तों, अक्ल से ज्यादा अहम है अपनी मूर्खता को पहचानना। जब तक तुम खुद को सबसे बड़ा होशियार समझोगे, तब तक दुनिया तुम्हें मूर्ख ही बनाएगी। तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे सिर झुकाकर चल दिए। गांव में मुल्ला की चतुराई की फिर से चर्चा होने लगी और तीनों दोस्त जिंदगी भर मुल्ला के इस सबक को नहीं भूले। सीख, कभी भी खुद को सबसे ज्यादा समझदार मत समझो, क्योंकि मूर्खता अक्सर इसी भ्रम से शुरू होती है।
कहानी 4। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में घूम रहे थे। तभी एक अमीर और चालाक व्यापारी से उनकी मुलाकात हुई। व्यापारी बहुत धूर्त था और लोगों को बेवकूफ बनाकर धन कमाने में माहिर था। उसने मुल्ला को देखते ही एक चाल चलने की सोची। मुल्ला जी, व्यापारी ने मीठी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। क्या आप यह साबित कर सकते हैं? मुल्ला मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन कैसे? व्यापारी ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का निकाला और कहा, अगर आप सच में चतुर हैं तो यह सिक्का मेरी जेब से निकाल कर दिखाइए, लेकिन याद रहे, मैं आपको पकड़ लूं तो आप हार जाएंगे। मुल्ला ने थोड़ा सोचा और फिर सिर हिलाकर हामी भर दी। बाजार के लोग इस चुनौती को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। व्यापारी ने सिक्का अपनी जेब में रख लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अब निकालो। मुल्ला ने एक पल सोचा, फिर जोर से हंसते हुए बोले, वाह, क्या बढ़िया सौदा है। मुझे सिर्फ एक सिक्का निकालना था और तुमने बिना कुछ कहे मुझे बता भी दिया कि सिक्का जेब में ही है। यह सुनकर भीड़ भी हंसने लगी। व्यापारी को पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी ही चाल में खुद को फंसा लिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और बोला, बातें बनाना आसान है मुल्ला जी, लेकिन निकाल कर दिखाओ, तभी आपकी चालाकी साबित होगी। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर मजाकिया अंदाज में बोले, अगर मैं तुम्हारी जेब से सिक्का निकाल लूं और तुम मुझे पकड़ न सको तो सिक्का मेरा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, अगर तुम निकाल सको तो सिक्का तुम्हारा। मुल्ला ने सिर हिलाया और जोर से चिल्लाए, देखो, यह आदमी मेरे सिक्के पर कब्जा कर रहा है। भीड़ को लगा कि व्यापारी ने सच में मुल्ला का सिक्का रख लिया है। लोग गुस्से में आ गए और उस पर चिल्लाने लगे, चोर, चोर। व्यापारी डर गया और जल्दी से अपनी जेब से सोने का सिक्का निकालकर मुल्ला को दे दिया। मुल्ला ने सिक्का हाथ में लिया, उसे ऊपर उछालते हुए बोले, देखो, मैंने कहा था कि सिक्का मेरी जेब से बाहर निकाल लूंगा, और मैंने निकाल लिया। भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो गई और व्यापारी शर्म से पानी पानी हो गया। वह बिना कुछ कहे सिर झुकाकर वहां से खिसक गया। सीख, चालाकी से दूसरों को धोखा देने वाले खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। कहानी 5। एक दिन हसन ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम बताओ। हसन अकड़कर बोला, दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि सिर्फ मैं ही सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं। मुल्ला हंस पड़े, अच्छा, लेकिन मेरी राय में सबसे बड़ा सच यह है कि तुम सिर्फ सोचते हो कि तुम अक्लमंद हो। हसन नाराज होकर बोला, अगर मैं इतना बेवकूफ हूं तो यह बताओ कि सूरज और चंद्रमा में बड़ा कौन है? मुल्ला बोले, बिल्कुल आसान, चंद्रमा बड़ा है। हसन हंस पड़ा, अरे मूर्ख मुल्ला, सूरज बड़ा है, यह तो हर कोई जानता है। मुल्ला शांति से बोले, अगर सूरज बड़ा होता तो रात को भी चमकता, लेकिन चंद्रमा रात में रोशनी देता है, इसलिए वही बड़ा हुआ। हसन चुप रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हसन बोला, अच्छा, ये बताओ कि पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, आदमी। हसन चौंक गया, कैसे? मुल्ला बोले, क्योंकि यह सवाल आदमी ही पूछता है, न कि अंडा या मुर्गी। लोग हंसने लगे और हसन गुस्से में तमतमा गया। आखिर में हसन बोला, ठीक है मुल्ला, आखिरी सवाल, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो बताओ कि तुम और मैं किसमें ज्यादा अक्लमंद हैं? मुल्ला बोले, इसका जवाब तो बहुत आसान है। हसन बोला, तो फिर बताओ। मुल्ला मुस्कुराकर बोले, जो बहस में जीतता है वह अक्लमंद होता है और जो हारता है वह और भी ज्यादा अक्लमंद बन जाता है,
क्योंकि उसे नया सीखने को मिलता है। अब बताओ, तुम कौन बनना चाहते हो? हसन सोच में पड़ गया और चुपचाप चला गया। सीख, कभी कभी ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश करने से अच्छा है मजाक में भी समझदारी ढूंढ लेना। मुल्ला ने बिना किसी झगड़े के हसन को हराया और साथ ही उसे सिखाया कि अक्ल सिर्फ बहस जीतने में नहीं बल्कि सीखने में भी होती है। कहानी 6। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन जिस गांव में रहते थे वहां का काजी किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसी दौरान गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो आदमी रहीम और गुलाम एक ही घोड़े पर अपना हक जता रहे थे। दोनों का कहना था कि घोड़ा उनका है। गांव वाले परेशान थे क्योंकि बिना काजी के यह मामला कैसे सुलझाया जाए। तभी किसी ने सुझाया, क्यों न मुल्ला नसीरुद्दीन से फैसला करवाया जाए, वह बहुत बुद्धिमान हैं। सबने इस बात पर सहमति जताई और मुल्ला को बुलाया गया। मुल्ला ने दोनों की दलीलें सुनी। रहीम बोला, यह घोड़ा मेरे बचपन का साथी है, मैंने इसे अपने हाथों से पाला है। गुलाम ने जवाब दिया, झूठ, यह घोड़ा मेरे पिता का था और मुझे विरासत में मिला है। मुल्ला ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, अगर तुम दोनों सच कह रहे हो तो मैं इसका हल निकाल ही दूंगा। उन्होंने गांव के एक लड़के को बुलाया और कहा, इस घोड़े को नदी किनारे ले जाकर छोड़ दो। जो भी इसे बुलाएगा और जिस तरफ यह जाएगा वही इसका असली मालिक होगा। गांव वाले दंग रह गए, पर सभी इस परीक्षा के नतीजे का इंतजार करने लगे। जैसे ही घोड़े को छोड़ा गया, रहीम ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पुकारा, बादल, मेरे प्यारे बादल, इधर आओ। घोड़ा तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा और उसके कंधे पर अपना सिर रगड़ने लगा। गुलाम हक्का बक्का रह गया क्योंकि घोड़ा उसकी आवाज पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। मुल्ला ने मुस्कुराकर फैसला सुना दिया, रहीम, यह घोड़ा तुम्हारा है। गांव वालों ने तालियां बजाईं और मुल्ला की चतुराई की तारीफ की। सीख, सच्चाई को साबित करने के लिए सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कर्म और भावनाएं भी मायने रखती हैं। कहानी 7। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को लेकर बाजार जा रहे थे। वह गधा आलसी और जिद्दी था, जरा भी तेज नहीं चलता था। लोग अक्सर मुल्ला का मजाक उड़ाते, अरे मुल्ला, तुम्हारा गधा तो तुम्हारे जैसा ही अक्लमंद है। मुल्ला को यह सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन वह चुपचाप मुस्कुराते रहे। फिर एक दिन उन्होंने गधे को एक चमत्कारी गधा बनाने का फैसला किया। अगले दिन मुल्ला बाजार पहुंचे और वहां खड़े होकर ऊंची आवाज में बोले, दोस्तों, मेरा गधा अब गिनती करना सीख गया है। लोग हंस पड़े, अरे मुल्ला, क्या मजाक कर रहे हो? मुल्ला ने जवाब दिया, अगर कोई चाहे तो इसे परख सकता है। एक व्यापारी बोला, ठीक है, अगर तुम्हारा गधा गिन सकता है तो इसे 5 बार हिलने को कहो। मुल्ला ने गधे के कान में धीरे से कुछ कहा और फिर जोर से बोले, बोलो बेटा, 5 बार सिर हिलाओ। गधे ने सच में 5 बार सिर हिलाया। लोग हैरान रह गए, यह कैसे संभव है? मुल्ला ने रहस्य नहीं बताया, लेकिन असल में उन्होंने गधे की गर्दन पर हल्के से 5 बार थपथपाया था और गधा हर बार सिर हिला देता था। अब लोग सोचने लगे कि यह गधा वाकई बुद्धिमान है। तभी एक और आदमी बोला, अगर यह सच में अक्लमंद है तो बताओ, मैं अमीर बनूंगा या गरीब? मुल्ला गधे के पास गए, कान में कुछ कहा और फिर बोले, अब इसका जवाब दो गधे। गधे ने जोर से ढेंचू ढेंचू किया। मुल्ला बोले, देखो, इसका मतलब है कि तुम मेहनत करोगे तो अमीर बन जाओगे और अगर निठल्ले बैठे रहे तो गरीब रहोगे। लोग इस जवाब से बड़े प्रभावित हुए और गधे को चमत्कारी गधा मानने लगे। कुछ दिन बाद बादशाह तक यह खबर पहुंची।
उसने मुल्ला और उनके गधे को दरबार में बुलाया और परीक्षा लेने का फैसला किया। दरबार में बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारा गधा इतना ही अक्लमंद है तो इसे बताओ कि मेरे हाथ में कितनी सोने की मुद्राएं हैं। मुल्ला ने धीरे से गधे के कान में फुसफुसाया और फिर जोर से बोले, गधे, अपनी समझ से जवाब दो। गधा चुप रहा। मुल्ला ने तुरंत कहा, देखिए हुजूर, यह सोच रहा है कि आप कितनी ईमानदारी से जवाब सुनना चाहते हैं। बादशाह को हंसी आ गई। उन्होंने मुल्ला को इनाम दिया और कहा, तुम्हारा गधा तो वाकई चमत्कारी नहीं बल्कि तुम्हारी अक्लमंदी का नतीजा है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, असली चमत्कार अक्ल में होता है, जानवरों में नहीं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली बुद्धिमानी चीजों को चतुराई से पेश करने में होती है। हंसी मजाक में भी समझदारी छिपी होती है और कभी कभी लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। कहानी 8। गांव में एक दिन हलचल मच गई जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने सबको इकट्ठा कर ऐलान किया, दोस्तों, मेरा गधा उड़ सकता है। गांव वाले चौंक गए। किसी ने हंसकर कहा, मुल्ला, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? अरे नहीं, मेरा गधा सच में उड़ सकता है, लेकिन सिर्फ वही देख सकता है जो इस पर सच्चे दिल से विश्वास करे, मुल्ला ने गंभीरता से कहा। अब गांव में चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने कहा कि ये असंभव है, तो कुछ सोचने लगे कि शायद मुल्ला के पास कोई जादुई मंत्र हो। गांव के कुछ अमीर लोगों को यह बात चुभ गई। उनमें से एक व्यापारी बोला, अगर तुम्हारा गधा उड़ सकता है तो हम सब इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन उड़ने का इंतजार करने के लिए धैर्य चाहिए, मुल्ला ने कहा। हम कितने समय तक इंतजार करें? मुल्ला ने सोचा और फिर जवाब दिया, बस 40 दिन। 40वें दिन मेरा गधा उड़ जाएगा। गांव वाले उलझन में पड़ गए। कुछ ने सोचा कि शायद यह सच हो, तो कुछ को लगा कि मुल्ला मजाक कर रहा है। लेकिन 40 दिन का समय ज्यादा नहीं था, इसलिए सब इंतजार करने लगे। अब मुल्ला ने रोज अपने गधे को खास खुराक देनी शुरू कर दी, उसे हल्का खाना खिलाने लगे और कभी कभी भूखा भी रखते। धीरे धीरे गधा कमजोर होता गया। 40वें दिन पूरा गांव एक मैदान में इकट्ठा हो गया। सबकी निगाहें गधे पर थीं। मुल्ला ने गधे को एक ऊंची जगह पर खड़ा किया और जोर से चिल्लाए, अब उड़ो। गधा अपने कमजोर पैरों पर लड़खड़ाया और अचानक कूद पड़ा। वह थोड़ी दूर जाकर धड़ाम से गिर पड़ा। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। अरे मुल्ला, ये उड़ना था? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, देखो, गधा जमीन से ऊपर तो गया, बस ज्यादा देर हवा में नहीं रह पाया। गांव वाले ठहाका मारकर हंसने लगे और समझ गए कि मुल्ला ने सबको बुद्धू बना दिया। लेकिन एक व्यापारी नाराज होकर बोला, मुल्ला, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। मुल्ला ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं, बेवकूफ तो वो हैं जिन्होंने सोचा कि गधा सच में उड़ सकता है। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए और मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चतुराई से फिर एक बार जीत गए। सीख, कभी कभी हम ऐसे वादों पर विश्वास कर लेते हैं जो पूरे ही नहीं हो सकते। इसलिए अंधविश्वास से बचें और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। कहानी 9। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के आंगन में आराम से बैठकर कंबल ओढ़े धूप सेंक रहे थे। तभी गांव का एक पुराना दोस्त अहमद हड़बड़ाता हुआ आया। चेहरा परेशान, आंखों में बेबसी। मुल्ला भाई, एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे 100 अशरफिया उधार चाहिए। अल्लाह की कसम, अगले महीने लौटा दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दाढ़ी खुजलाई, थोड़ा सोचा और बोले, अहमद भाई, दोस्ती में हिसाब किताब रखना ठीक नहीं, पर अगर लौटाने की बात पक्की है तो ले जाओ।
अहमद खुशी खुशी पैसे लेकर चला गया। 1 महीना बीता, फिर 2, फिर 3। मुल्ला ने अहमद से पैसे मांगने का सोचा, पर सोचकर ही रह गए। दोस्ती तोड़ने का डर था। आखिर चौथे महीने एक दिन गांव के चौराहे पर मुल्ला ने उसे देख ही लिया। मुल्ला ने दूर से ही हंसते हुए आवाज लगाई, अरे अहमद भाई, क्या हाल है? देखो, तुम तो इतने अच्छे इंसान हो कि मुझे भी तुम्हारे जैसा बनने का मन कर गया। अहमद हैरान, मतलब? मुल्ला ने आंखें घुमाई और भीड़ को अपनी ओर खींचते हुए कहा, अरे मैंने सोचा कि जैसे तुमने मुझसे पैसे उधार लिए और भूल गए, वैसे ही मैं भी किसी से उधार लूं और भूल जाऊं। भीड़ हंसने लगी। अहमद का चेहरा उतर गया, लेकिन मुल्ला रुके नहीं। उन्होंने फिर कहा, सच बताना भाई, जब मैंने तुम्हें उधार दिया था, क्या तब भी तुमने मुझे बुद्धिमान समझा था या बेवकूफ? अहमद पसीना पसीना हो गया। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि वहां से एक दरबारी गुजरा। उसने ये सुना और बोला, बेवकूफ तो वही है जो बिना सोचे उधार दे। मुल्ला मुस्कुराए और धीरे से बोले, तो फिर अगर कोई बिना सोचे समझे किसी विवाद में फैसला कर दे तो वो भी बेवकूफ ही कहलाएगा, है ना? अहमद और भीड़ को कुछ समझ नहीं आया। अहमद ने जल्दी से पैसे निकालकर मुल्ला को थमा दिए और बिना कुछ कहे वहां से भाग निकला। लेकिन लोग अब सोच में पड़ गए। एक बूढ़े ने पूछा, मुल्ला, ये अचानक तुमने फैसला करने की बात क्यों की? मुल्ला ने रहस्यमयी मुस्कान दी और बोले, क्योंकि कल बादशाह ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब देते ही पूरा दरबार हैरान रह गया। अब पूरा गांव जिज्ञासु हो गया। आखिर बादशाह ने क्या पूछा और मुल्ला ने ऐसा क्या जवाब दिया जिससे पूरी सभा दंग रह गई? जानने के लिए अगले भाग में देखिए बुद्धिमान या बेवकूफ। मुल्ला नसीरुद्दीन का फैसला। गर्मी के दिन थे। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर अपने ही अंदाज में गांव के बाजार में घूम रहे थे, इस बार फिर से गधे पर उल्टा बैठकर। अब ये देखकर गांव वालों को कहाँ शांति मिलनी थी। एक बुजुर्ग ने टोका, मुल्ला, ये क्या तरीका है? तुम गधे पर सही क्यों नहीं बैठते? मुल्ला हंसते हुए बोले, अगर मैं सही बैठता तो मेरा मुंह गधे की पूंछ की ओर होता। अब बताओ कौन सही है, मैं या गधा? भीड़ ठहाके लगाने लगी। तभी शाही सैनिक दौड़ते हुए आए और बोले, मुल्ला, चलो, बादशाह ने दरबार में बुलाया है। मुल्ला ने गधे के कान में कुछ कहा, फिर उतरकर दरबार की ओर चल पड़े। दरबार में बादशाह अकड़कर सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी थे, सभी गंभीर चेहरों से मुल्ला की ओर देख रहे थे। बादशाह बोले, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम अपनी अक्लमंदी के लिए मशहूर हो। तो बताओ, अगर दो आदमी एक ही विवाद पर बहस करें और दोनों सही लगें तो सच्चाई किसकी मानी जाए? दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, ये बताइए कि अगर कोई गधा और कोई इंसान आपस में लड़ने लगे तो सही कौन होगा? बादशाह चौंके, बेवकूफ, गधा और इंसान कैसे बराबर हो सकते हैं? मुल्ला मुस्कुराए, जहांपनाह, यही तो मेरा जवाब है। कभी कभी दोनों सही लग सकते हैं, पर असलियत में कोई एक जरूर गधा होता है। दरबार में ठहाके लग गए। लेकिन तभी वजीर उठकर बोला, जहांपनाह, इसका मतलब यह हुआ कि अगर दोनों सही लग रहे हैं तो हमें असली मूर्ख को पहचानना होगा। बादशाह ने सिर हिलाया, सही कह रहे हो, लेकिन मूर्ख को कैसे पहचाना जाए? अब सबकी नजरें मुल्ला पर थीं। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, मूर्ख को पहचानना आसान है, जहांपनाह।
मूर्ख वही है जो अपने ही नुकसान के लिए लड़ रहा हो और उसे पता भी न हो। बादशाह और वजीर ने एक दूसरे को देखा। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, जहां पनाह, किले के बाहर एक अजनबी आया है जो कहता है कि वह पूरे राज्य से ज्यादा बुद्धिमान है और बादशाह से बहस करना चाहता है। पूरा दरबार चौंक उठा। बादशाह की भौहें तन गईं। अच्छा, और वह कौन है? सैनिक हकलाया। उसका कहना है कि वह सबसे बड़ा बुद्धिमान भी है और सबसे बड़ा मूर्ख भी। अब पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। बादशाह ने मुल्ला की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि यह सच हो सकता है? मुल्ला ने लंबी सांस ली, फिर बोले, जहां पनाह, कभी कभी सबसे बड़ी अक्लमंदी और सबसे बड़ी मूर्खता के बीच सिर्फ एक पतली लकीर होती है। और मुझे शक है कि यह अजनबी उस लकीर के दोनों तरफ चल रहा है। दरबार में खुसुर पुसुर होने लगी। आखिर वह अजनबी कौन था? क्या वह सच में इतना बुद्धिमान था या सबसे बड़ा मूर्ख? जानने के लिए अगले भाग में देखिए, सबसे बड़ा बुद्धिमान या सबसे बड़ा मूर्ख। मुल्ला नसीरुद्दीन का अगला कारनामा। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानता हो, लेकिन उसकी बातें सुनकर लगता हो कि वह सबसे बड़ा मूर्ख है? सोचिए, अगर ऐसा शख्स खुद बादशाह से बहस करने आ जाए तो क्या होगा? जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस गुत्थी को सुलझाया तो पूरा दरबार दंग रह गया। दरबार के बाहर शाही किले के बड़े दरवाजे के सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर अजीब सी अकड़ थी और वह बार बार अपनी टोपी ठीक कर रहा था, जैसे कि खुद को कोई महान विद्वान समझता हो। सैनिक ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने गहरी आवाज में कहा, मैं वह हूं जो सबसे बड़ा बुद्धिमान भी है और सबसे बड़ा मूर्ख भी। यह सुनकर सैनिक का सिर चकरा गया। अरे, यह कैसा उल्टा पुल्टा जवाब है? लेकिन इससे पहले कि सैनिक और कुछ पूछता, अंदर से बादशाह की आवाज आई, उसे अंदर लाओ। दरबार में जैसे ही वह अजनबी अंदर आया, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। बादशाह ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यह कैसी अजीब बात कह रहे हो? अजनबी ने सिर ऊंचा किया, मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और दूसरे जो सच में बुद्धिमान होते हैं। मैं पहला हूं। दरबार में हंसी छूट गई, लेकिन बादशाह के चेहरे पर संदेह था। तो क्या तुम मानते हो कि तुम मूर्ख हो? अजनबी बोला, अगर मैं यह कहूं कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं तो लोग मानेंगे कि मैं बुद्धिमान हूं, और अगर मैं यह कहूं कि मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं तो लोग मुझे मूर्ख समझेंगे। अब आप ही बताइए, मैं कौन हूं? पूरा दरबार चुप। बादशाह सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा और बोले, मुल्ला, यह गुत्थी तो बस तुम ही सुलझा सकते हो। मुल्ला की चालाकी। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, अजनबी भाई, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे तुम्हारी बात साबित हो सके? अजनबी ने गर्व से अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली और बोला, यह किताब दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिमानी और सबसे बड़ी मूर्खता का रहस्य बताती है। लेकिन यह तभी खुलेगी जब इसे कोई सच्चा बुद्धिमान खोलेगा। अब तो सब और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। बादशाह बोले, अच्छा, और यह कैसे साबित होगा कि जो इसे खोलेगा वही सबसे बुद्धिमान होगा? अजनबी ने गंभीरता से कहा, क्योंकि इस किताब को वही खोल सकता है जो खुद को बुद्धिमान नहीं मानता। अब तो बादशाह भी सोच में पड़ गए। उन्होंने वजीर की ओर देखा,
लेकिन वजीर पीछे हट गया। फिर बादशाह ने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन सबने गर्दन झुका ली। आखिर में बादशाह बोले, मुल्ला तुम इसे खोलो। मुल्ला मुस्कुराए, किताब को पकड़ा और बिना खोले ही बोले, जहां पनाह यह किताब खोलने लायक नहीं। अजनबी चौंका, क्यों? मुल्ला ने अपनी चिरपरिचित हंसी के साथ कहा, क्योंकि जो सच में बुद्धिमान होता है वह यह जानता है कि कुछ राज खोले नहीं बल्कि समझे जाते हैं। पूरा दरबार चौंक गया। बादशाह ने ताली बजाई और बोले, वाह मुल्ला, तुमने फिर से अपनी अक्लमंदी साबित कर दी। लेकिन तभी अजनबी जोर से हंसा और बोला, मुल्ला तुमने तो मेरी परीक्षा पास कर ली, लेकिन क्या तुम अगली चुनौती के लिए तैयार हो? मुल्ला ने भौहें उठाईं, चुनौती? अजनबी ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और कहा, अगर तुम सच में सबसे चतुर हो तो इस सिक्के को अपनी जेब में डाले बिना ही अपने पास रखकर दिखाओ। अब पूरा दरबार फिर से उत्सुक हो गया। क्या मुल्ला इस नई चुनौती का हल निकाल पाएंगे या इस बार फंस जाएंगे? जानने के लिए अगले भाग में देखिए मुल्ला नसीरुद्दीन और सोने का सिक्का। क्या आपने कभी किसी को ऐसी चुनौती दी है कि जिसे हल करना नामुमकिन लगे? और अगर किसी ने आपको ऐसी चुनौती दी हो तो क्या आप उसे पूरा कर पाए? जब मुल्ला नसीरुद्दीन को अजीब शर्त दी गई तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरा दरबार दंग रह गया? आइए जानते हैं। दरबार का माहौल गहरा गया। अजनबी ने मुस्कुराते हुए सोने का सिक्का हवा में उछाला और कहा, अगर तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो तो यह सिक्का अपनी जेब में डाले बिना अपने पास रखकर दिखाओ। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। अरे ये कैसी पहेली है? जेब में नहीं रख सकते तो फिर कहाँ रखेंगे? बादशाह भी सोच में पड़ गए। उन्होंने वजीर की ओर देखा, लेकिन वजीर ने सिर हिला दिया, जहां पनाह यह असंभव है। अब सबकी निगाहें मुल्ला नसीरुद्दीन पर टिकी थीं। मुल्ला की चालाकी। मुल्ला मुस्कुराए, सिक्के को अपनी हथेली पर रखा और उसे ध्यान से देखने लगे, जैसे कि कोई गहरा विचार कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे सिक्का उठाया और अजनबी के हाथ में रख दिया। पूरा दरबार चौंक गया। अरे, ये क्या किया? अजनबी भी हक्का बक्का। मुल्ला तुमने सिक्का तो मुझे ही दे दिया। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, बिल्कुल। अब यह सिक्का मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे अधिकार में है। मतलब? अजनबी ने आंखें संकरी की। मुल्ला ने ठहाका लगाया, अरे भाई, जब तक यह सिक्का तुम्हारे हाथ में है और तुम इसे मेरे कहने पर लौटा नहीं सकते, तब तक यह मेरे ही अधिकार में है। लेकिन मैंने इसे जेब में नहीं रखा। पूरे दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार ठहाके गूंज उठे। बादशाह हंसते हुए बोले, वाह मुल्ला, तुमने अपनी अक्लमंदी फिर साबित कर दी। अजनबी ने अपना माथा पकड़ा और सिर झुकाते हुए बोला, मुझे मानना पड़ेगा मुल्ला, तुम सच में बुद्धिमान हो। लेकिन एक और पहेली? अजनबी ने अब की बार एक और चाल चली। उसने मुल्ला को गहरी नजरों से देखा और बोला, तुमने यह चुनौती तो हल कर ली, लेकिन क्या तुम मेरी आखिरी पहेली हल कर सकते हो? बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, अब क्या पहेली है? अजनबी ने धीरे से कहा, अगर दो लोग एक ही चीज को लेकर झगड़ रहे हों और दोनों सही हों तो इंसाफ कैसे किया जाएगा? दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। बादशाह ने तुरंत मुल्ला की ओर देखा, क्या तुम इस पहेली का हल निकाल सकते हो मुल्ला? मुल्ला ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जवाब तो बहुत सीधा है। लेकिन
और उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या मुल्ला, तो क्या इस बार तुम जवाब नहीं दे सकते? मुल्ला ने रहस्यमय अंदाज में कहा। जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए हमें एक अजीब सा इंसाफ करना पड़ेगा। पूरा दरबार हैरान। आखिर ऐसा कौन सा अजीब इंसाफ करेगा मुल्ला? जानने के लिए अगले भाग में देखिए मुल्ला नसीरुद्दीन और अजीब इंसाफ। क्या आपने कभी ऐसा इंसाफ देखा है जो सही भी हो और अजीब भी? जब दो लोग एक ही चीज को अपना कहने लगे और मुल्ला नसीरुद्दीन को इंसाफ करना पड़ा, तो उन्होंने ऐसा हल निकाला कि पूरा दरबार दंग रह गया। क्या ये सही था या फिर ये सिर्फ मुल्ला की एक और चालाकी थी? आइए जानते हैं। दरबार में सन्नाटा था। अजनबी की दी हुई पहेली ने सबको उलझा दिया था। अगर दो लोग एक ही चीज पर अपना हक जताएं और दोनों सही हों, तो इंसाफ कैसे किया जाए? बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर देखा, तो मुल्ला, तुम्हारा इंसाफ क्या कहता है? मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह इंसाफ तो होगा, लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से। दो लड़ाकू दोस्त। मुल्ला ने सैनिकों से कहा, बाजार से दो आदमी को पकड़कर ले आओ जो किसी चीज को लेकर झगड़ रहे हों। सैनिक तुरंत दौड़ पड़े और थोड़ी देर बाद दो आदमी खींचतान करते हुए दरबार में घुसे। एक आदमी चिल्ला रहा था, यह मेरी रोटी है। दूसरा भी गुस्से में था, नहीं, यह मेरी रोटी है। दरबार में ठहाके लग गए। बादशाह झुंझला गए, मुल्ला, ये क्या तमाशा है? मुल्ला मुस्कुराए, जहां पनाह, यही तो असली परीक्षा है। मुल्ला का अजीब इंसाफ। मुल्ला ने दोनों से पूछा, तुम दोनों यह रोटी कैसे चाहते हो? पहला बोला, बस मुझे पूरी चाहिए। दूसरा बोला, नहीं, पूरी रोटी मेरी होनी चाहिए। मुल्ला ने गहरी सांस ली, रोटी उठाई और तलवार निकाली। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। अरे मुल्ला, यह क्या करने जा रहे हैं? मुल्ला ने तलवार हवा में घुमाई और कहा, अगर दोनों को पूरी रोटी चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी को नहीं मिल सकती, इसलिए इसे टुकड़ों में बांट देता हूं। इतना कहकर मुल्ला ने तलवार उठाई और रोटी दो भागों में काटने का नाटक किया। लेकिन तभी पहला आदमी घबरा गया और चिल्लाया, रुकिए, अगर इसे काटना ही है तो इसे मेरा दोस्त ले ले। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो अब सही मालिक मिल गया। बादशाह ने चौंककर पूछा, कैसे? मुल्ला बोले, क्योंकि जो चीज सच्चे दिल से तुम्हारी होती है उसके टुकड़े होते नहीं देख सकते। असली मालिक वही होता है जो छोड़ने को तैयार हो। पूरा दरबार हैरान। बादशाह ने जोर से ताली बजाई, वाह मुल्ला, तुमने न्याय कर दिखाया। लेकिन तभी अजनबी हंस पड़ा और बोला, शाबाश मुल्ला, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। अब कौन सी परीक्षा? अजनबी ने जेब से एक मुहरबंद लिफाफा निकाला और बादशाह को दिया। बादशाह ने उसे खोलकर पढ़ा और उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, यह तो राज्य के भविष्य से जुड़ा सवाल है। दरबार में खलबली मच गई। मुल्ला ने भौहें चढ़ाई और बोले, तो अब क्या होगा जहांपना? बादशाह बोले, इसका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो मुल्ला, लेकिन याद रखना, अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। अब तो पूरा दरबार सांस रोके बैठा था। आखिर वो सवाल क्या था? और क्या इस बार मुल्ला अपनी अक्लमंदी साबित कर पाएंगे? जानने के लिए अगले भाग में देखिए मुल्ला नसीरुद्दीन और राज्य का सबसे बड़ा सवाल। क्या आपने कभी ऐसा सवाल सुना है जिसका जवाब देने में सबसे चतुर इंसान भी घबरा जाए?
जब बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन से राज्य का सबसे बड़ा सवाल पूछा तो क्या मुल्ला की अक्लमंदी इस बार भी काम आई या इस बार मुल्ला फंस गए? जानने के लिए पढ़िए यह मजेदार और रहस्यमयी कहानी। दरबार में सन्नाटा था। बादशाह के हाथ में वह मुहरबंद पत्र था जिसे अजनबी ने दिया था। बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, इस पत्र में लिखा है कि राज्य का भविष्य अब सिर्फ एक सवाल के जवाब पर निर्भर करता है, और अगर जवाब गलत हुआ तो राज्य का बड़ा नुकसान हो सकता है। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। फिर बादशाह ने पत्र को खोला और पढ़कर बोले, सवाल यह है, राज्य में सबसे ताकतवर चीज क्या है? सबकी राय अलग अलग। बादशाह ने वजीर से पूछा, वजीर, तुम्हारे हिसाब से सबसे ताकतवर चीज क्या है? वजीर ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, सेना सबसे ताकतवर होती है। बादशाह ने सिर हिलाया और फिर सेनापति से पूछा, जहां पनाह, तलवार सबसे ताकतवर होती है। सेनापति ने गर्व से कहा। फिर एक व्यापारी से पूछा गया, सोना सबसे ताकतवर होता है हुजूर। व्यापारी ने झुककर कहा। अब सबकी नजरें मुल्ला नसीरुद्दीन पर थीं। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, तो मुल्ला, तुम्हारे हिसाब से सबसे ताकतवर चीज क्या है? मुल्ला का रहस्यमयी जवाब। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठहाका लगाया और बोले, जहां पनाह, सबसे ताकतवर चीज वह होती है जो सबसे कमजोर दिखे। मतलब? बादशाह ने आंखें संकरी की। मुल्ला ने दरबार में खड़े एक नौकर को इशारा किया। मान लीजिए यह आदमी कुछ भी नहीं जानता, यह सबसे कमजोर दिखता है। लेकिन अगर यह जाकर बादशाह के खिलाफ कोई अफवाह फैला दे तो क्या होगा? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे ताकतवर चीज होती है बात। बात? बादशाह चौंक गए। मुल्ला ने सिर हिलाया। हाँ बादशाह, सलामत। बात एक राजा को सिंहासन पर बैठा सकती है और बात ही उसे गरीब बना सकती है। बातें तलवार से भी तेज चलती हैं और सोने से भी ज्यादा असर रखती हैं। और जो इस ताकत को नहीं समझता वह कभी भी हार सकता है। दरबार में हड़कंप। बादशाह सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबार में मौजूद अजनबी की ओर देखा। अजनबी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे यही जवाब चाहिए था। फिर वह खड़ा हुआ और बोला, मुल्ला, तुमने सही जवाब दिया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह सवाल किसने भेजा था? मुल्ला ने भौहें चढ़ाई। कौन? अजनबी ने धीरे से कहा, राज्य के सबसे पुराने दुश्मन ने। पूरा दरबार हिल गया। बादशाह ने गुस्से से कहा, तो क्या यह कोई चाल थी? अजनबी ने सिर हिलाया। हाँ। अगर मुल्ला जवाब न दे पाते तो अफवाह उड़ जाती कि हमारे राज्य में कोई बुद्धिमान नहीं बचा, और यह अफवाह धीरे धीरे हमारी ताकत को खत्म कर देती। लेकिन अब मुल्ला ने हमें बचा लिया। बादशाह का इनाम। बादशाह हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुमने सिर्फ इस सवाल का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का भी जवाब दे दिया। फिर उन्होंने मुल्ला को सोने की थैली इनाम में दी। मुल्ला ने थैली हाथ में ली, उसे हवा में उछाला और तुरंत वापस बादशाह को सौंप दी। बादशाह चौंक गए। यह क्या? मुल्ला हंसे और बोले, जहां पनाह, आज तो बस बातों से ही काम चल गया, सोने की जरूरत नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, राजमहल के खजाने में कुछ अजीब हो रहा है। बादशाह चौंक गए। क्या हुआ? सैनिक घबराकर बोला, सोने की गिनती हर दिन कम हो रही है,
लेकिन ताले वैसे ही बंद हैं। क्या यह कोई जादू है? अब पूरा दरबार फिर से सन्नाटे में आ गया। क्या यह सच में कोई जादू था या कोई चाल? और क्या मुल्ला इस राज से पर्दा उठा पाएंगे? जानने के लिए अगले भाग में देखिए मुल्ला नसीरुद्दीन और खजाने का रहस्य। क्या आपने कभी ऐसा रहस्य सुना है जिसमें चोरी भी हो और ताले भी न टूटे? जब बादशाह के खजाने से सोना गायब होने लगा लेकिन दरवाजा हर बार बंद ही मिलता तो दरबार में हड़कंप मच गया। क्या यह कोई जादू था या कोई ऐसी चाल जिसका पर्दाफाश करना मुश्किल था? मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? आइए जानते हैं। राजमहल में अफरातफरी थी। बादशाह के खजाने से हर दिन सोने की गिनती कम हो रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि ताले बिल्कुल सही सलामत थे। बादशाह ने गुस्से से कहा, अगर कोई चोर होता तो ताले टूटे मिलते, लेकिन ताले भी वैसे के वैसे हैं और सोना भी कम हो रहा है। आखिर यह क्या हो रहा है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब सबकी नजरें मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर थीं। बादशाह ने कहा, मुल्ला, इस रहस्य को सुलझा सकते हो? मुल्ला मुस्कुराए, जहां पनाह, रहस्य तो तभी सुलझ सकता है जब हमें सही सवाल पता हो। मुल्ला का पहला सुराग। मुल्ला ने सबसे पहले खजाने का मुआयना किया। उन्होंने ताले देखे, सब ठीक थे। फिर उन्होंने खजाने के पहरेदारों से पूछा, क्या तुम लोगों ने किसी को आते जाते देखा? पहरेदारों ने सिर हिलाया, नहीं मुल्ला, हमने पूरी रात पहरा दिया, कोई अंदर नहीं गया। मुल्ला ने सिर खुजाया, तो अगर कोई आया नहीं, ताले खुले नहीं, तो सोना गया कैसे? वो जमीन पर बैठे और धूल को ध्यान से देखने लगे। फिर अचानक उन्होंने जोर से ताली बजाई। मुझे पता चल गया। खजाने की रहस्यमयी चोरी। मुल्ला ने सबको खजाने के पास बुलाया और बोले, जहां पनाह, यह चोरी बाहर से नहीं हुई बल्कि अंदर से हुई है। दरबारी हक्के बक्के। मतलब? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, इस चोरी का रहस्य जानने के लिए हमें खजाने को रात में देखना होगा। बादशाह को हैरानी हुई, लेकिन वे मान गए। रात हुई। सब दरबार के लोग खजाने के बाहर छिप गए। घंटों तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक खजाने के अंदर से हलचल होने लगी। सबकी आंखें फटी रह गईं। अंदर तो कोई था ही नहीं। लेकिन तभी खजाने के कोने में रखे एक बड़े घड़े से धीरे धीरे एक आदमी बाहर निकला। चोर! सैनिक तुरंत दौड़े और उसे पकड़ लिया। असली गुनहगार कौन? बादशाह ने गुस्से से पूछा, ये कौन है और ये अंदर था कैसे? मुल्ला ठहाका लगाकर बोले, जहां पनाह, यही है असली चोर। यह हर रात खजाने के अंदर छिपा रहता था और जब सब चले जाते तब धीरे धीरे सोना निकालकर घड़े में छिपाता रहता। लेकिन यह आया कैसे? बादशाह ने पूछा। मुल्ला ने बताया, यह पहले दिन ही खजाने में घुसा और खुद को एक खाली घड़े में बंद कर लिया। पहरेदारों को लगा कि यह घड़ा हमेशा से वहीं था। हर रात यह बाहर आता, सोना चुराता और फिर घड़े में छिप जाता। पूरे दरबार में हंगामा मच गया। बादशाह ने ठहाका लगाया, मुल्ला, तुमने इस राज से पर्दा उठा दिया। लेकिन तभी मुल्ला के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ मुल्ला? अब तो चोर पकड़ा गया। मुल्ला ने धीरे से कहा, जहां पनाह, चोरी तो रुकेगी, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। नया खतरा। सैनिकों ने चोर को पकड़ लिया, लेकिन तभी चोर जोर से हंस पड़ा।
तुम लोग सोचते हो कि बस मैं ही चोर हूं? क्या मतलब? बादशाह ने चौंक कर पूछा। चोर हंसते हुए बोला, मैं तो बस एक मोहरा हूं। असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि मेरे पीछे जो लोग हैं वे बहुत ताकतवर हैं। पूरा दरबार सन्न। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, अब हमें असली गुनहगारों तक पहुंचना होगा। लेकिन कौन थे वे लोग? और मुल्ला अब क्या करेंगे? जानने के लिए अगले भाग में देखिए मुल्ला नसीरुद्दीन और खतरनाक साजिश। जब खजाने के चोर ने दावा किया कि वह अकेला नहीं है, तो पूरे राज्य में सनसनी मच गई। क्या यह सच था? क्या मुल्ला नसीरुद्दीन असली गुनहगारों तक पहुंच पाएंगे? और क्या यह साजिश वाकई इतनी बड़ी थी जितनी लग रही थी? आइए जानते हैं इस रोमांचक रहस्य का अंतिम भाग। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गुस्से से चोर से पूछा, अगर तुम अकेले नहीं थे तो बाकी लोग कौन हैं? चोर मुस्कुराया, अगर मुझे बचाने का वादा करो तो मैं बता सकता हूं। बादशाह ने सैनिकों को इशारा किया, इसे कोड़े लगाओ, फिर खुद बता देगा। लेकिन मुल्ला ने हाथ उठाकर कहा, जहां पनाह, इसे मारने से सच नहीं निकलेगा। हमें चालाकी से इसका भेद लेना होगा। बादशाह ने सिर हिलाया, तो क्या करना होगा मुल्ला? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अब हमें एक नाटक खेलना होगा। मुल्ला ने दरबार में घोषणा करवा दी, खजाने की चोरी का असली मास्टरमाइंड पकड़ा गया है और उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। यह खबर सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। अब असली साजिशकर्ता डरने लगे। रात हुई। मुल्ला और सैनिक छिपकर महल के पिछले दरवाजे पर नजर रखने लगे। और तभी 3 नकाबपोश आदमी महल में घुसे। उन्होंने चुपचाप एक कागज का टुकड़ा अंदर फेंका और वापस भागने लगे। मुल्ला ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया, पकड़ो इन्हें। सैनिकों ने दौड़कर तीनों को धर दबोचा। जब उनके चेहरे से नकाब हटाई गई तो दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। वे तीनों कोई और नहीं बल्कि बादशाह के अपने मंत्री थे। बादशाह गुस्से से उठ खड़े हुए, तुम लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मंत्री कांपते हुए बोले, जहां पनाह, हम लालच में आ गए थे। हमने सोचा अगर हर रोज थोड़ा थोड़ा सोना गायब करेंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। मुल्ला हंसकर बोले, लेकिन सबसे ताकतवर चीज बात होती है। जब चोर ने कहा कि वह अकेला नहीं था, तभी मैंने समझ लिया था कि कोई न कोई जरूर घबराएगा और गलती करेगा। बादशाह ने गुस्से से कहा, इन गद्दारों को कालकोठरी में डाल दो। फिर वे मुल्ला की ओर मुड़े, मुल्ला, तुमने न केवल मेरा खजाना बचाया बल्कि मेरे दरबार को भी गद्दारों से मुक्त कर दिया। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बस इतना इनाम दीजिए कि रोज के खाने में एक मिठाई जरूर मिले। बादशाह और दरबारियों ने जोर से ठहाका लगाया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न सिर्फ खजाने को बचाया बल्कि राज्य को भी एक बड़ी साजिश से मुक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे बड़ी ताकत न तलवार होती है, न सोना, बल्कि एक चतुर दिमाग और सही समय पर सही सवाल पूछने की कला। कहानी 10। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में कुछ लोग इकट्ठा हुए। ये लोग अपने अजीबोगरीब सवालों के लिए मशहूर थे और खुद को बहुत चतुर समझते थे, जबकि हकीकत में वे उल्टी सीधी बातें करने में माहिर थे। एक दिन उन्होंने आपस में तय किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी को परखना चाहिए। इसलिए उन्होंने मुल्ला को गांव के चौक में बुलाया और कहा, मुल्ला, तुम इतने बुद्धिमान कैसे बने? हमें भी ऐसा ही बनना है। मुल्ला ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे भई, बुद्धिमत्ता इतनी आसान चीज नहीं।
पहले देखना पड़ेगा कि तुम सब बुद्धिमान बनने के लायक हो या नहीं। गांव के लोग जोश में आ गए और बोले, अवश्य, हम पूरी परीक्षा देने को तैयार हैं। मुल्ला ने अपना हाथ उठाया और बोला, ठीक है, मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो इसका मतलब तुम पहले से ही बुद्धिमान हो और तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं। गांव वाले उत्साहित हो गए। मुल्ला ने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और फिर पूछा, बताओ, जब सूरज उगता है तो वह पहले बड़ा होता है या छोटा? गांव के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा छोटा, दूसरे ने कहा नहीं, बड़ा, तीसरे ने कहा न तो बड़ा न छोटा, वह हमेशा एक जैसा होता है। थोड़ी ही देर में सबके बीच बहस छिड़ गई। कुछ लोग हाथ हिला हिलाकर दलीलें देने लगे, कुछ अपनी मूंछों पर ताव देने लगे और कुछ सोच में पड़ गए। मुल्ला चुपचाप यह सब देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने जोर से ताली बजाई और बोले, देखा, तुम सब खुद को बुद्धिमान बनाना चाहते हो, लेकिन एक सीधा सा सवाल भी हल नहीं कर पा रहे। बुद्धिमत्ता का पहला नियम यही है कि अगर तुम्हें किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो चुप रहना बेहतर है। लेकिन तुम सब बहस में उलझ गए। अब बताओ, क्या तुम सच में बुद्धिमान बनने के लायक हो? गांव के लोग शर्मिंदा हो गए और सिर झुका लिया। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, बुद्धिमान बनने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना जरूरी नहीं, बल्कि यह भी जरूरी है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। गांव वालों ने मुल्ला की बात गांठ बांध ली और वहां से चुपचाप अपने अपने घर चले गए। सीख, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। कहानी 11। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर एक दूर के गांव जा रहे थे। उनके पास एक पोटली थी जिसमें कुछ जरूरी सामान और थोड़े पैसे थे। मुल्ला हमेशा अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी कहानियां दूर दूर तक लोगों को प्रेरणा देती थीं। इस यात्रा में भी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जो एक रोचक कहानी बन गया। रास्ते में 3 चोर झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे। वे किसी भोले राहगीर की तलाश में थे जिसे लूटकर वे अपना दिन संवार सकें। जब उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को देखा तो उनके मन में विचार आया, यह व्यक्ति तो सीधा सादा लगता है, इसके पास शायद अच्छा माल मिलेगा। तीनों चोरों ने आपस में योजना बनाई। पहले चोर ने कहा, हम इसे घेर लेंगे और धमकी देकर इसकी पोटली छीन लेंगे। दूसरा चोर बोला, हाँ, और अगर यह विरोध करेगा तो हम इसे डरा देंगे। तीसरे चोर ने हंसते हुए कहा, यह तो बूढ़ा लगता है, शायद डर के मारे खुद ही सब कुछ दे देगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने दूर से उन्हें देखा और उनकी योजना भांप ली, लेकिन वे शांत रहे और अपने गधे को धीमे धीमे आगे बढ़ाते रहे। जब मुल्ला चोरों के पास पहुंचे तो उन्होंने गधे को रोक लिया। पहला चोर मुल्ला के पास आया और गरजकर बोला, ए बूढ़े, पोटली नीचे रख दो वरना अंजाम बुरा होगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने बिना घबराए कहा, भाइयों, मैं एक शरीफ आदमी हूं। अगर तुम मेरी पोटली लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन पहले एक शर्त माननी होगी। तीनों चोर हैरान हो गए। दूसरा चोर बोला, कैसी शर्त? कहीं कोई चालाकी तो नहीं करोगे? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, चालाकी नहीं, बस एक सरल खेल है। जो भी तुम तीनों में सबसे ज्यादा मूर्ख होगा वही मेरी पोटली ले जा सकता है। मुल्ला की बात सुनकर तीनों चोर हंस पड़े। तीसरा चोर बोला, यह तो मजेदार है, हमें स्वीकार है। मुल्ला ने कहा, ठीक है, तो पहले तुम लोग अपनी मूर्खता की कहानी सुनाओ। मैं तय करूंगा कि कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। पहला चोर बोला, एक बार मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी परछाई को पकड़ लूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा।
मैंने पूरा दिन अपनी परछाई के पीछे दौड़ते हुए बर्बाद कर दिया। दूसरा चोर हंसते हुए बोला, यह तो कुछ भी नहीं। मैं एक बार रात में चांद को कुएं में गिरा हुआ समझ बैठा और उसे निकालने के लिए रस्सी डाल दी। सुबह तक मेहनत करता रहा। अब तीसरे चोर की बारी थी। उसने शर्माते हुए कहा, मैंने एक बार खुद को आईना में देखकर सोचा कि कोई दूसरा आदमी मेरे घर में घुस आया है। मैं घंटों उससे लड़ता रहा। मुल्ला ने गंभीरता से सुना और फिर बोले, तुम तीनों ही महान मूर्ख हो, लेकिन मैं तय नहीं कर पा रहा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। चलो मैं ही यह पोटली लेकर चलता हूं ताकि तुम लोग इस बहस से बच जाओ। इतना कहकर मुल्ला ने अपनी पोटली उठाई और गधे पर बैठकर आगे बढ़ गए। तीनों चोर हक्का बक्का रह गए। जब तक वे समझ पाते, मुल्ला नसरुद्दीन दूर निकल चुके थे। एक चोर ने निराश होकर कहा, यह बूढ़ा हमें मूर्ख बना गया। दूसरा चोर बोला, हाँ, लेकिन अब हम जान गए कि असली बुद्धिमान कौन है। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराई से न केवल अपनी पोटली बचा ले गए बल्कि तीन मूर्ख चोरों को एक ऐसा सबक भी दे गए जिसे वे कभी नहीं भूल पाए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संकट के समय भी धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। कहानी 12। तो क्या कभी ऐसा सुना है कि किसी ने जज के सामने खड़े होकर उसे हंसाते हंसाते गुस्से से दूर कर दिया हो? अगर नहीं, तो मुल्ला नसीरुद्दीन की ये अजीबोगरीब कहानी आपके लिए ही है। एक दिन का वाकया है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर शहर के बड़े बाजार से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक आदमी उनसे टकरा गया और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। वो आदमी गुस्से में आग बबूला हो गया और चिल्लाने लगा, तुम्हें रास्ता दिखता नहीं क्या? तुम जैसे गंवारों के लिए जेल होनी चाहिए। मुल्ला ने ठंडे दिमाग से कहा, भाई, गलती मेरी नहीं थी। रास्ता तो भगवान ने बनाया है, हमने तो बस उसका इस्तेमाल किया। लेकिन वो आदमी नहीं माना। मामला बढ़ गया और दोनों अदालत पहुंच गए। जज ने गुस्से में कहा, अब ये बताओ कि असली दोषी कौन है, तुम या तुम्हारा गधा? मुल्ला हंसते हुए बोले, हुजूर, असली दोषी तो ये रास्ता ही है जिसने हमें मिलाया। अगर रास्ता न होता तो ये झगड़ा भी नहीं होता। सारी अदालत हंसने लगी। जज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुम्हारी बात तो मजेदार है, पर तुम अब भी दोषमुक्त नहीं हो। चलो ये बताओ कि तुमने जानबूझकर रास्ता नहीं रोका तो फिर झगड़ा क्यों बढ़ाया? मुल्ला ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर बोले, हुजूर, अगर मैं आपको असली दोषी का नाम बता दूं तो आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। जज ने उत्सुकता से कहा, बताओ कौन है? मुल्ला ने धीरे से मुस्कराते हुए जवाब दिया और अगले ही पल पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। क्या था वो जवाब? क्यों जज हंसी के बीच हैरानी में पड़ गए? जानने के लिए देखिए अगले भाग में। मुल्ला नसीरुद्दीन और अद्भुत फैसला। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने जज को ऐसा जवाब दिया हो कि वो न हंस पाए, न गुस्सा कर पाए, बल्कि खुद ही सोच में पड़ जाए? अगर नहीं सुना तो मुल्ला नसीरुद्दीन की ये अनोखी कहानी आपके लिए है। पिछली बार की अदालत याद है, जहां मुल्ला ने जज से कहा था कि असली दोषी का नाम बताऊंगा। जज बड़े उत्सुक थे। पूरी अदालत चुपचाप मुल्ला के जवाब का इंतजार कर रही थी। मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की और बोले, हुजूर, असली दोषी तो वक्त है। अगर वो सही नहीं चलता तो इंसान गलत जगह गलत समय पर पहुंच जाता है और तब ये झगड़े होते हैं। जज ने माथा पकड़ा और कहा, मुल्ला, ये तो फिलॉसफी की बात हो गई। हमें सीधा जवाब चाहिए। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, तो हुजूर, सीधा जवाब ये है कि मेरा गधा रास्ता रोकने का असली दोषी है। उसने सही रास्ता नहीं पकड़ा,
इसलिए झगड़ा हुआ। अदालत फिर हंसने लगी। जज ने भी अपनी हंसी रोकते हुए कहा, ठीक है मुल्ला, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारे गधे को सजा जरूर मिलेगी। उसे 5 दिन तक किसी भी बाजार में जाने की इजाजत नहीं। सभी लोग ठहाके मारने लगे। लेकिन तभी मुल्ला ने जज की तरफ गहरी नजरों से देखा और बोले, हुजूर, अगर मेरा गधा 5 दिन बाजार न जाए तो आपके लिए भी एक नई परेशानी खड़ी हो सकती है। जज चौंक गए। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्यों मुल्ला, ये कैसे हो सकता है? मुल्ला ने मुस्कराते हुए जो कहा, उसने पूरे दरबार को चुप कर दिया। क्या था मुल्ला का वो रहस्यमयी जवाब? क्यों जज को अपनी ही सजा पर शक होने लगा? इसका खुलासा होगा अगले भाग में। तो क्या कभी किसी ने गधे की सजा पर ऐसा जवाब दिया है कि जज तक सोच में पड़ जाए? अगर नहीं सुना तो ये कहानी आपके लिए है। पिछले भाग में आपने सुना कि जज ने मुल्ला के गधे को 5 दिन तक बाजार जाने की मनाही की सजा सुना दी थी। अदालत ठहाकों से गूंज रही थी, लेकिन मुल्ला ने गंभीर स्वर में कहा था, हुजूर, अगर मेरा गधा 5 दिन बाजार न गया तो आपको खुद परेशानी झेलनी पड़ेगी। जज चौंक गए। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मुल्ला, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे गधे के बाजार जाने से हमारा क्या लेना देना? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हुजूर, बाजार में मेरे गधे के बिना सब्जी वालों की गाड़ियां नहीं चलेंगी। वो मेरे गधे पर लाद कर ही माल लाते हैं। अगर 5 दिन तक वो गधा बाजार न गया तो पूरे शहर की सब्जी खत्म हो जाएगी। और अगर सब्जी खत्म हो गई तो लोगों का गुस्सा सबसे पहले किस पर निकलेगा? जज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है लोग मुझ पर नाराज हो जाएंगे? मुल्ला ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल हुजूर। क्योंकि जब पेट खाली होता है तो इंसान सबसे पहले अपने शासक को दोष देता है। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। जज सोच में पड़ गए। फिर मुस्कराते हुए बोले, मुल्ला, तुम्हारे गधे को रिहा किया जाता है, लेकिन अगली बार किसी झगड़े में मत पड़ना। मुल्ला ने विनम्रता से सिर झुकाया और बाहर जाने लगे। लेकिन जाते जाते जज ने उन्हें रोक लिया और कहा, मुल्ला, एक आखिरी सवाल है। अगर तुम्हारे गधे की जगह इंसान दोषी होता तो क्या तुम भी ऐसा ही अजीब जवाब देते? मुल्ला ने मुस्कराते हुए पलटा और बोला, हुजूर, इंसान और गधे में फर्क क्या होता है, ये जानना भी तो एक बड़ी कला है। जज ने चौंक कर पूछा, तो तुम कहना क्या चाहते हो? मुल्ला ने जो जवाब दिया उसने सबको हैरानी में डाल दिया। क्या था वो जवाब? और क्यों जज को मुल्ला की इस बात पर गहरी सोच में डूबना पड़ा? जानिए अगले भाग में मुल्ला नसीरुद्दीन और इंसान गधे का भेद। क्या कभी किसी ने आपको ऐसा सवाल किया है कि आपका पूरा विश्वास डगमगा जाए? अगर नहीं सुना तो मुल्ला नसीरुद्दीन की ये रहस्यमयी कहानी जरूर सुनिए। पिछली बार मुल्ला ने जज से कहा था, इंसान और गधे में फर्क जानना भी एक बड़ी कला है। जज को ये बात चुभ गई। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, तो मुल्ला, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ये फर्क नहीं जानता? मुल्ला ने विनम्र स्वर में जवाब दिया, हुजूर, फर्क जानना आसान नहीं है। कभी कभी इंसान गधे जैसा काम कर देता है और कभी गधा इंसानों से ज्यादा समझदार साबित हो जाता है। अदालत में लोग फुसफुसाने लगे। जज ने गुस्से से कहा, तो तुम्हें ये कैसे पता चलता है कि सामने वाला गधा है या इंसान? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, बहुत आसान है हुजूर। गधे को तर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान कभी कभी तर्क सुनकर भी अपनी गलती नहीं मानता। वो जिद पर अड़ा रहता है। जज को मुल्ला की बातों में दिलचस्पी आने लगी। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या मैं जानना चाहूं कि मेरे दरबार में असली गधा कौन है?
मुल्ला ने पल भर सोचा और बोले, हुजूर, सच्चाई जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप तैयार हैं तो मैं नाम बता सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। जज ने हैरानी से पूछा, कैसी शर्त? मुल्ला ने चतुराई से कहा, आपको मेरी बात सुने बिना बीच में नहीं रोकना होगा, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न लगे। जज ने गंभीरता से सिर हिलाया। अदालत में सन्नाटा छा गया। हर कोई मुल्ला के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, असली गधा वो है जो। और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। क्या था मुल्ला का चौंकाने वाला जवाब? क्या मुल्ला ने सचमुच किसी को गधा कह दिया? जानने के लिए देखिए अगले भाग में मुल्ला नसीरुद्दीन और दरबार की गूंज। क्या कभी किसी ने सच्चाई बोलकर पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया हो? अगर नहीं सुना तो मुल्ला नसीरुद्दीन की ये दिमाग घुमाने वाली कहानी जरूर सुने। पिछली बार आपने सुना कि मुल्ला ने कहा था, असली गधा वो है जो। और पूरी अदालत उनके अगले शब्दों की बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुल्ला ने चारों ओर नजर घुमाई, फिर मुस्कुराकर बोले, जो बिना सोचे हर बात मान लेता है। सुनते ही दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। लोग सोचने लगे कि मुल्ला किसी मजाक के मूड में हैं। लेकिन जज गंभीर हो गए। उन्होंने मुल्ला से पूछा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे दरबार में ऐसे लोग हैं? मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, हुजूर, ऐसे लोग हर जगह होते हैं। कभी कभी वो मंत्री होते हैं, कभी सलाहकार। लेकिन असली समस्या तब होती है जब ऐसा इंसान खुद राजा या जज बन जाए। अदालत में खामोशी छा गई। जज ने गुस्से में कहा, मुल्ला, तुम अपनी हदें भूल रहे हो। लेकिन मुल्ला शांत थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरा काम सच बताना है। और अगर सच से तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमने कभी सच का सामना करने की आदत नहीं डाली। जज असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है मुल्ला, तुमने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक आखिरी बात बताओ, अगर कोई हमेशा सच बोले तो क्या वो सबसे बुद्धिमान इंसान होगा? मुल्ला ने धीमे स्वर में कहा, हुजूर, सबसे बड़ा बुद्धिमान वो होता है जो जानता है कि कब सच बोलना है और कब चुप रह जाना है। जज ने विस्मय से पूछा, तो क्या तुम ये मानते हो कि हर सच्चाई बोलना सही नहीं है? मुल्ला मुस्कराए और बोले, इसका जवाब तो आपको मैं अगले भाग में ही दूंगा, हुजूर, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो आखिर मुल्ला का अगला सबक क्या होगा? क्या हर सच्चाई बोलना वाकई सही है? जानिए अगले भाग में मुल्ला नसीरुद्दीन और सच बोलने की कला। क्या कभी आपने सोचा है कि हर सच बोलना सही होता है या नहीं? अगर नहीं सोचा तो मुल्ला नसीरुद्दीन की ये अनोखी कहानी जरूर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पिछले भाग में जज ने मुल्ला से पूछा था, क्या तुम ये मानते हो कि हर सच्चाई बोलना सही नहीं है? मुल्ला ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, हुजूर, हर सच तीर की तरह होता है। कभी सही निशाने पर लगे तो इनाम मिलता है और कभी गलत जगह लगे तो जान भी जा सकती है। जज ने चकित होते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम झूठ बोलने को सही मानते हो? मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं हुजूर, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर बात कहने का सही वक्त और सही तरीका होना चाहिए। जज ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो ये बताओ मुल्ला, क्या तुमने कभी किसी को सच छिपाकर बचाया है? मुल्ला ने पगड़ी ठीक करते हुए कहा, जी हुजूर, अभी कुछ दिन पहले का वाकया है। मैं अपने गधे पर बैठकर पड़ोसी गांव जा रहा था। रास्ते में कुछ डाकू मिले। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास कितना सोना है? अदालत में सब चौंक गए। जज ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ?
मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मैंने उनसे कहा, मेरे पास जितना सोना है वो तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा। वो हंसे और बोले कि ये कैसा मूर्ख आदमी है। उन्होंने मेरी तलाशी ली लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जज ने हैरानी से कहा, लेकिन मुल्ला, अगर तुम्हारे पास सच में सोना था तो उन्होंने कैसे नहीं पाया? मुल्ला ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, हुजूर, वो सोना मेरी जुबान के नीचे था। अगर मैं सीधा सच बोलता तो वो ले जाते, लेकिन मैंने सच को चतुराई से छिपाया। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज सोच में डूब गए। फिर जज ने पूछा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सच हमेशा छिपाना चाहिए? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, नहीं हुजूर, लेकिन कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा सच होता है। जज ने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, तुमने हमें फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक बात और बताओ, अगर कभी सच बोलने से किसी की जान बच सकती हो तब क्या करना चाहिए? मुल्ला ने जो जवाब दिया उसने सभी को हैरान कर दिया। क्या था मुल्ला का वो गूढ़ जवाब? क्या कभी सच बोलना जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है? जानिए अगले भाग में। मुल्ला नसीरुद्दीन और जीवन बचाने वाला सच। क्या आपने कभी सुना है कि एक सच किसी की जान बचा सकता है, लेकिन वही सच किसी और के लिए खतरा बन जाए? अगर नहीं सुना तो मुल्ला नसीरुद्दीन की ये कहानी आपको हैरान कर देगी। पिछले भाग में जज ने मुल्ला से पूछा था, अगर कभी सच बोलने से किसी की जान बच सकती हो तब क्या करना चाहिए? मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, हुजूर, सच ऐसा हथियार है जो गलत हाथों में पड़े तो तबाही मचा सकता है, लेकिन सही समय पर सही हाथों में दिया जाए तो ये जीवन भी बचा सकता है। जज ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा, तो क्या तुमने कभी ऐसा सच बोला है जिसने किसी की जान बचाई हो? मुल्ला ने मुस्कराकर कहा, जी हाँ हुजूर। ये तब की बात है जब मेरे गांव में एक भयंकर तूफान आया था। लोग डरकर इधर-उधर भाग रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ नदी किनारे फंस गई थी। पानी बढ़ता जा रहा था और लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। जज ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, मैं दौड़कर उस भीड़ के पास गया और चिल्लाया, अरे भागो, इस ओर एक अजगर छिपा हुआ है। अदालत में सब हैरानी से सुनने लगे। मुल्ला ने बात जारी रखी, भीड़ डरकर नदी की ओर भागी और उस महिला तक पहुंच गई। सबने मिलकर उसे और उसके बच्चे को बचा लिया। जज ने विस्मय से पूछा, लेकिन मुल्ला, वहां कोई अजगर नहीं था न? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, नहीं हुजूर, वो तो सिर्फ एक तीर था जिसे मैंने चलाया ताकि लोग डर के मारे सही दिशा में भागें। सच ये था कि अगर मैं उन्हें सीधे मदद करने को कहता तो कोई नहीं आता। लेकिन उस झूठे सच ने 2 जिंदगियां बचा दीं। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या तुम ये मानते हो कि कभी-कभी झूठ बोलना जरूरी हो जाता है? मुल्ला ने धीरे से कहा, हुजूर, झूठ और सच के बीच की रेखा बहुत महीन होती है। बड़ा सवाल ये है कि हम उसे किस इरादे से इस्तेमाल कर रहे हैं। जज ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने हमें फिर सोचने पर मजबूर कर दिया, मुल्ला। लेकिन क्या तुम ये भी मानते हो कि कभी कोई सच ऐसा होता है जिसे जानने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती? मुल्ला ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, एक ऐसा सच है जो मैंने देखा है लेकिन किसी से कभी साझा नहीं किया। जज ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा सच? मुल्ला ने जो रहस्य बताया उसने पूरे दरबार को झकझोर दिया। क्या था वो गूढ़ सच? क्यों मुल्ला ने उसे इतने वर्षों तक छिपाए रखा? जानिए अगले भाग में मुल्ला नसीरुद्दीन का आखिरी सच। क्या आपने कभी ऐसा सच सुना है जिसे जानने के बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए?
अगर नहीं तो ये मुल्ला नसीरुद्दीन की आखिरी और सबसे रहस्यमयी कहानी है। पिछले भाग में जज ने पूछा था, वो कौन सा सच है जिसे तुमने अब तक छिपा कर रखा? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, ये तब की बात है जब मैं एक उजाड़ पहाड़ी से गुजर रहा था। वहां मुझे एक सुनसान जगह पर एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने मुझे पास बुलाकर कहा, मुल्ला, तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अदालत में हर कोई सांस थामे सुन रहा था। जज ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, साधु ने कहा, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि लोग हमेशा सच नहीं सुनना चाहते। वो वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन को भाए। अगर तुम हर जगह सच्चाई लेकर जाओगे तो या तो तुम्हें पागल कहा जाएगा या सजा दी जाएगी। जज ने हैरानी से पूछा, तो क्या तुमने साधु की बात मानी? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैं उसी दिन से ये सीख गया कि सच बोलने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही बात बोलना। कभी कभी चुप्पी भी सबसे बड़ा सच होती है। जज ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मुल्ला, तुम्हारी बातों ने हमेशा हमें सोचने पर मजबूर किया है। तुमने आज भी हमें एक अनमोल सबक सिखाया है। मुल्ला ने नम्रता से सिर झुकाया और बोले, हुजूर, अगर मेरी कहानियों से किसी की समझ बढ़ जाए तो वही सबसे बड़ा इनाम है। अदालत में तालियां गूंज उठीं। मुल्ला अपनी अनोखी मुस्कान के साथ दरबार से बाहर चले गए। तो दोस्तों, ये थी मुल्ला नसीरुद्दीन की आखिरी और सबसे गूढ़ कहानी। क्या आपने कभी किसी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां चुप रहना सबसे बड़ा सच बन गया हो? सोचिए और इसे अपनी जिंदगी में अपनाइए।